सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है आरबीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं इन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरबीएनएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यह है कि आरबीएनएल को मिल चुका है एक अनदर कॉन्ट्रैक्ट जिसका वैल्यू है 335 करोड़। कवच कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से हमें मिलता हुआ दिख रहा है। अब देखा जाए तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी न्यूज़ है और ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट की न्यूज़ हमें पहली बार सुनने को मिल रही है। अगर एक महीने में देखोगे तो 2-3 कॉन्ट्रैक्ट की न्यूज़ तो हमें अक्सर सुनने को मिल जाती है क्योंकि रेलवे सेक्टर को लेकर बजट में बड़ा एलोकेशन हमें दिखा है। उसके अलावा आरबीएनएल एक काफ़ी बड़ी कंपनी है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इस वजह से रेगुलर बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट्स इसको मिलते रहते हैं। बट ये जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसके बेसिस पर हम उम्मीद क्या करते हैं, कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए दिखे। बट पिछले एक साल में वो चीज़ करने में आरबीएनएल लगातार अनसक्सेसफुल रही है। पिछले एक साल में कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों ग्रो तो नहीं किए हैं बट पिछले साल के मुकाबले 4% कम जरूर रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि आरबीएनएल को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि कोई भी कंपनी के इन्वेस्टर्स उस कंपनी के ग्रोथ के बेसिस पे ही कन्विक्शन रखते हैं और ग्रोथ अगर आपका नेगेटिव रहेगा तो कन्विक्शन पॉजिटिव रख पाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो इस चीज़ को आरबीएनएल थोड़ा सुधारती हुई नजर आ सकती है अगर कोशिश करती है तो, क्योंकि कंपनी के पास ऑर्डर की बिल्कुल भी कमी नहीं है। अब इस चीज़ को सुधार कैसे सकती है कंपनी, अपने अपकमिंग क्वार्टरली रिजल्ट से। अब इस कंपनी के अपकमिंग क्वार्टरली रिजल्ट और कभी नहीं, हमें कल के दिन ही देखने को मिलेंगे। तो कल के दिन इसके Q3 के अर्निंग्स हमें देखने को मिलेंगे और मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या रहेगी तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। अब देखो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस का डेटा अभी तक मैंने देखा नहीं है बट मेरे हिसाब से चले तो मैं चाहूँगा कि पिछले साल जो कंपनी ने बेस्ट रेवेन्यू दिखाया था वो 6,701 करोड़ का था और उसको कंपनी बीट करते हैं, यानी कि रेवेन्यू में डबल डिजिट ग्रोथ की मैं उम्मीद कर रहा हूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और Q1Q बेसिस पे भी, क्योंकि पिछले 4 क्वार्टर में सिर्फ एक ही क्वार्टर में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है और वही क्वार्टर में डबल डिजिट का ग्रोथ रहा है। बाकी हर क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखी है इनके रेवेन्यू में और एज वेल एज प्रॉफिट में। तो इस सारी चीज़ों को आरबीएनएल अगर सुधार लेती है इस Q3 में तो बेशक वो एक अच्छी बात होगी, और नहीं सुधारती है तो कंपनी लगातार जो डाउन ट्रेंड पैटर्न फॉलो करती हुई दिख रही है उसी को हो सकता है कि एज इट इज़ कंटिन्यू करती हुई भी दिखे। तो इन सारी चीज़ों पे एक बार खुद से रिसर्च और एनालिसिस पे चाहो तो आप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को जिसका नाम है टाटा पावर लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी काफ़ी सारी अपडेट्स मैं आपको रेगुलर बेसिस पे देता हूँ। अब दोस्तों टाटा पावर को लेकर सबसे बड़ी अपडेट ये है कि टाटा पावर की सब्सिडरी या फिर बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सब्सिडरी जिसका नाम है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, उन्होंने एक MOU साइन किया है किसके साथ, ONGC के साथ, यानी कि ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। अब ये ONGC के साथ MOU साइन करने का मेन मोटिव क्या था, तो मेन मोटिव था एक्सप्लोर करना जॉइंट अपॉर्चुनिटी को इन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में। और ये चीज़ ऐसा नहीं कि हमें पहली बार सुनने को मिल रही है, लाइक ये MOU की न्यूज़ तो पहली बार सुनने को मिल रही है बट इससे पहले बैटरी एनर्जी स्टोरेज में कंपनी ने काफ़ी सारी कॉमेंट्रीज ऑलरेडी कर रखा है। तो ये न्यूज़ एक तरह से बोल सकते हैं कि कंपनी ने पास में जो कमेंट्री किया था उस कमेंट्री को सच करने को लेकर है, ठीक है, यानी कि ग्रोथ को अचीव करने को लेकर है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब इसके अलावा दोस्तों टाटा पावर जो है पिछले कुछ टाइम से लगातार अपने अर्निंग्स को ग्रो करने में अनसक्सेसफुल रही है। लाइक ग्रो तो की है बट वो ग्रोथ वैसा नहीं है जैसा इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस थी। रेवेन्यू सिर्फ 11% से और प्रॉफिट सिर्फ 13% से हमें बढ़ता हुआ दिखा है पिछले एक साल में, और इस वजह से जो एक टाइम पे काफ़ी हाईली कन्विक्शन रखा गया था इस कंपनी से, कंपनी में प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव हमें देखने को मिल रहे थे 50 के ऊपर, बट अभी उसमें एक ह्यूज करेक्शंस हमें देखने को मिली है। और फिलहाल कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है या फिर बोल सकते हैं कंपनी का जो PE है वो 30 से भी नीचे आ चुका है, और इसकी मीडियन PE की बात करें तो वो है 30 का, यानी कि अपने पिछले 5 साल के मीडियन PE से भी नीचे टाटा पावर आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से पिछले एक साल में इसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रो करते हुए नज़र नहीं आए हैं। नंबर्स खराब नहीं है बट देखो कोई कंपनी को ज़्यादा वैल्यूएशन दिया जाता है तो उस कंपनी से 1-2% ग्रोथ की उम्मीद थोड़ी मार्केट करती है,
मार्केट ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद करती है, और वो ग्रोथ जब आप रिपोर्ट नहीं कर पाते हो तो आपको इतना जो एक्सपेंसिव वैल्यू किया गया है मार्केट की तरफ से वो क्यों किया जाएगा, तो वो मार्केट में एक सेलिंग का रीज़न बन जाता है। और इसी वजह से काफ़ी टाइम से टाटा पावर का शेयर जो है वो वैसा परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखा है जैसा हमें कोविड के बाद परफॉर्म करता हुआ दिखा था। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी कि वैल्यूएशन का खेल मार्केट में कैसा देखने को मिलता है। तो दोस्तों टाटा पावर को लेकर आपका क्या व्यू है वो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना। तो चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। इसका नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। अब आज के दिन दीपक नाइट्राइट का शेयर फोकस में है। क्यों फोकस में है? क्योंकि आने वाले हैं इसके अर्निंग्स। अब अर्निंग्स को लेकर एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो देखो एक्सपेक्टेशंस है इसके ईपीएस से 13.58 का। अब ईपीएस की एक्सपेक्टेशन है, नेट प्रॉफिट की तो नहीं है। तो नेट प्रॉफिट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू ईपीएस, और ईपीएस है कितना 13.58, तो हमें नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स निकालना होगा। तो इसके लिए आप सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी का कितना है 13.64 करोड़, इसको मल्टीप्लाई कर दो जो ईपीएस की एक्सपेक्टेशन है उससे, तो नंबर करीब निकल के आएगा 185 का, यानी कि 185 करोड़ इस बार इसके प्रॉफिट से उम्मीद किया जा रहा है। यानी कि इस क्वार्टर 3 में इसके प्रॉफिट हम 185 करोड़ देख सकते हैं, जो कि क्यू एन क्यू बेसिस पे भी कम दिखेंगे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अगर हम देखें तो हमें कम ही देखने को मिल सकती है। यानी कि मार्केट इसके नेट प्रॉफिट से कम उम्मीद करके चल रही है ईयर ऑन ईयर और क्यू एन क्यू दोनों में। और रेवेन्यू की बात करें तो 2020 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है, जो कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से हम कंपैरिजन करें तो कम है, और पिछले ईयर के मुकाबले एक्सपेक्टेशंस को हम देखें तो ज़्यादा है। और ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ बोल सकते हैं 11 करोड़ ही ज़्यादा है। तो इस बार बोल सकते हैं कि दीपक नाइट्राइट के अर्निंग्स हमें म्यूटेड देखने को मिलेंगे, क्योंकि केमिकल कंपनीज ने बताया भी था कि क्वार्टर 3 तक हमारे अर्निंग्स से कुछ खास उम्मीद करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वहाँ पर कुछ खास अर्निंग्स आपको देखने को मिलेंगे नहीं। मल्टीपल रीजंस भी कंपनी ने हाईलाइट की थी, जिसमें इकोनॉमिक सिचुएशंस हाईलाइट किया गया था। केमिकल सेक्टर में एक स्लो डाउन से रिलेटेड भी चीज़ें बताई गई थी, जो कि चाइना का रीज़न था। और इन सारी चीज़ों की वजह से देखते हैं कि Q3 जैसे भी आए तो Q4 को लेकर कंपनी की एक्सपेक्टेशंस क्या है, और वो एक्सपेक्टेशन मान लो थोड़ा सा बुलिश वगैरह रहता है तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल कंपनीज के लिए वो एक अच्छी बात होगी, और दीपक नाइट्राइट जैसी कंपनीज के लिए भी वो एक अच्छी बात होगी। बट वो सभी चीज़ है इनके कॉन कॉल के बेसिस पे, इनके कॉन कॉल में क्या स्टेटमेंट्स मेंशन की रहती हैं, अगर वो अच्छी रहती हैं तो ही अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीपक नाइट्राइट जैसी कंपनीज तो लगातार वीक परफॉर्म करती हुई दिख रही है, वही वीक परफॉर्मेंस एज इट इज़ हम कंटिन्यू उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए अब अगली कंपनी डिस्कस करते हैं, जो कि एक इंफ्रा कंपनी है, जो कि रिसेंटली स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है और इसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने फिक्स कर दिया है, जो कि है 28 फरवरी का। अब नाम क्या है कंपनी का? तो नाम है RDB रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। स्टॉक स्प्लिट 10:1 या फिर 1:10 हम बोल सकते हैं। एक के बदले कंपनी आपको 10 इक्विटी शेयर्स देगी स्प्लिट के तौर पर। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक आपके लिए अच्छी अपडेट है ये। शेयर होल्डर नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं कंपनी को, क्योंकि छोटी कंपनी है तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ थी, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को लेकर, जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।